स्वागत है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपके अपने चैनल माइंड ऑर्बिट लर्निंग पर, जहां हम साइंस को बनाते हैं फन, इजी और बिल्कुल सिनेमैटिक। आज हम जिस टॉपिक को फोड़ने वाले हैं, ट्रस्ट मी, उसके बिना ये दुनिया बिल्कुल डार्क, एकदम अंधेरी होती। हम बात कर रहे हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड की। तो बस आराम से बैठिए और चलिए इस ब्लॉकबस्टर लेसन को शुरू करते हैं। आज के इस अमेजिंग सफर का सिलेबस रोड मैप कुछ ऐसा दिखता है। पहले हम अपने अल्टीमेट ऑर्गेनिक कैमरा यानी ह्यूमन आई को डिकोड करेंगे, फिर देखेंगे विजन डिफेक्ट्स और उनके फिक्सेस। उसके बाद वी आर गोना मूव ऑन टू प्रिज्म्स, व्हाइट लाइट का मैजिक और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसमें हम समझेंगे कि स्टार्स आखिर ट्विंकल क्यों करते हैं। लेट्स गो। सेक्शन 1, our ultimate organic camera। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबके पास स्मार्टफोन्स है, राइट? उनमें सुपर हाईटेक कैमराज होते हैं, बट यू नो व्हाट, नेचर ने हमें पहले से ही सबसे पावरफुल कैमरा दे रखा है, हमारी आंखें। हमारा जो आईबॉल है ना, वो बेसिकली एक स्फीयर की तरह होता है, जिसका डायामीटर्स इज रफली 2.3 सेंटीमीटर्स। अब इसके फ्रंट पार्ट को अगर आप समझे, जो थोड़ा सा बाहर की तरफ बल्ज हो रहा है, इस ट्रांसपेरेंट आउटर कवर को हम कॉर्निया कहते हैं। जब भी लाइट आपकी आंखों में आती है तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन यानी लाइट का बेंड होना इसी कॉर्निया के आउटर सरफेस पर ही हो जाता है। चलिए इस लाइट की सुपरफास्ट जर्नी को ट्रैक करते हैं। कॉर्निया से एंटर करने के बाद लाइट मिलती है आइरिस से। ये एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है, और गेस व्हाट, यही डिसाइड करता है कि आपकी आंखें ब्राउन होंगी, ब्लू या ग्रीन। आइरिस का मेन जॉब है अपने सेंटर वाले होल, जिसे प्यूपल कहते हैं, उसके साइज को कंट्रोल करना। अगर लाइट बहुत ब्राइट है तो प्यूपल छोटा हो जाएगा, और अंधेरे में ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा ताकि ज्यादा लाइट अंदर आ सके। उसके बाद लाइट सीधा जाती है क्रिस्टलाइन लेंस पर। ये एक फ्लेक्सिबल जेली लाइक लेंस है जो प्रॉपर्ली फाइन ट्यून करके लाइट को फोकस करता है। पर फोकस कहाँ करता है? फोकस करता है तो रेटिना पर। लेंस लाइट को एकदम प्रिसाइज फोकस करके एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है बिल्कुल पीछे रेटिना पर। सोचना, ये रेटिना हमारे ऑर्गेनिक कैमरा की स्क्रीन है। इसमें मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स भरे पड़े हैं, जिनको हम रॉड्स और कोन्स बोलते हैं। जैसे ही लाइट इन पर हिट करती है, ये सेल्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं। फिर ये सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व्स के रास्ते सीधा हमारे प्रोसेसर यानी ब्रेन तक दौड़ लगाते हैं, और हमारा ब्रेन उस उल्टी इमेज को प्रोसेस करके तुरंत सीधा कर देता है। तब जाकर हमें ये दुनिया परफेक्टली स्ट्रेट और क्लियर दिखती है। आई मीन वाओ, इजंट दैट लिटरली माइंड ब्लोइंग? सेक्शन 2, ग्लिचेस, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। क्या हो जब इस फ्लॉलेस कैमरा में कुछ एरर्स आने लगे? हर मूवी में एक विलेन या कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट? हमारी आंखों की मूवी में कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब हमें चीजें धुंधली या ब्लर्ड दिखने लगती हैं। एग्जाम्स में सबसे ज्यादा इन्हीं दो मेजर ग्लिचेस के बारे में पूछा जाता है। एक है मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस। इसे इजीली याद रखने का ट्रिक ये है कि नियर साइटेडनेस का मतलब पास का तो परफेक्टली क्लियर दिख रहा है, पर दूर का धुंधला। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस। यहाँ केस बिल्कुल उल्टा है, दूर का एकदम साफ दिखता है, पर पास रखी बुक पढ़ने में स्ट्रगल करना पड़ता है। सो लेट्स सी एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। मायोपिया में प्रॉब्लम ये होती है कि लाइट एक्चुअली रेटिना तक पहुंच ही नहीं पा रही है, उससे पहले ही एक फोकल पॉइंट बन गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? वेल, या तो आपका आईबॉल जरूरत से थोड़ा लंबा यानी इलोंगेटेड हो गया है, या फिर आपके कॉर्निया का कर्वेचर बहुत ज्यादा हो गया है। रिजल्ट ये होता है कि दूर से आने वाली लाइट रेज रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ब्लर हो जाते हैं। आप में से कितने बच्चों को क्लास में लास्ट बेंच से बोर्ड देखने में प्रॉब्लम आती है? अगर हाँ, तो यू माइट बी डीलिंग विद मायोपिया। सेक्शन 3, फिक्सिंग द ग्लिचेस। लेट्स लुक एट द सॉल्यूशंस। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फिजिक्स के पास इस बायोलॉजिकल ग्लिच का एक परफेक्ट पैच है। मायोपिया को फिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं एक कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस बेसिकली एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो जब हम इस लेंस को आंख के ठीक आगे लगाते हैं तो ये आने वाली लाइट रेज को हल्का सा फैला देता है, यानी डाइवर्ज कर देता है। इससे होता यह है कि इमेज परफेक्टली वापस पुश होकर एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर बनने लगती है, एंड बूम, ग्लिच फिक्स्ड। आपको दूर का फिर से क्रिस्टल क्लियर दिखने लगता है। अब इसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में हाइपरमेट्रोपिया को समझते हैं। यहाँ प्रॉब्लम ऑपोजिट थी। आईबॉल थोड़ा छोटा होने की वजह से या लेंस की फोकल लेंथ लंबी होने के कारण लाइट रेटिना के पीछे जाकर फोकस हो रही थी। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें चाहिए एक कन्वर्जिंग लेंस जो लाइट को थोड़ा जल्दी इकट्ठा कर दे, और वो हीरो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को थोड़ा कन्वर्ज कर देता है आंख में एंटर होने से पहले ही, और इमेज वापस आगे पुल होकर परफेक्टली रेटिना पर सेट हो जाती है। इन दोनों के अलावा एक और कॉमन विजन डिफेक्ट है जिसे हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। ये ऑनेस्टली बस एज का इफेक्ट है। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, आंखों की सिलियरी मसल्स वीक होने लगती हैं और आई लेंस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी खो देता है।
इस वजह से एज्ड लोगों को पास और दूर दोनों ही जगह देखने में डिफिकल्टी होती है। इसका फिक्स क्या है? डॉक्टर्स उन्हें बाइफोकल लेंसेज देते हैं। इन चश्मों में ऊपर वाले हिस्से में कॉन्केव लेंस होता है ताकि दूर का साफ दिखे, और नीचे वाले हिस्से में कॉन्वेक्स लेंस होता है, स्पेसिफिकली पास की रीडिंग के लिए। Section 4. Prisms and white light. Let's step into the colorful world. अब जब हमारा ऑर्गेनिक कैमरा ठीक से फिक्स हो गया है, लेट्स एक्सप्लोर द मैजिक आउटसाइड। यहाँ बात आती है डिस्पर्जन की। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जहाँ व्हाइट लाइट अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, यानी टूट जाती है। पर ये होता क्यों है? देखिए, व्हाइट लाइट एक्चुअली अलग अलग वेवलेंथ्स का एक पूरा बंडल है। जब ये लाइट प्रिज्म जैसे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरती है ना, तो हर कलर की लाइट की स्पीड अलग होती है और वो डिफरेंट एंगल्स पर बेंड या रिफ्रैक्ट होती है, और इसी डिफरेंशियल बेंडिंग की वजह से सारे कलर्स अलग अलग हो जाते हैं। सो जब एक नैरो व्हाइट लाइट की बीम ग्लास प्रिज्म पर स्ट्राइक करती है, होता क्या है? रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो सबसे कम बेंड करती है। दैट मीन्स लीस्ट डेविएशन। वहीं दूसरी तरफ वायलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो वो सबसे ज्यादा एंगल पर बेंड करती है, मीनिंग मैक्सिमम डेविएशन। इसी अलग अलग बेंडिंग का नतीजा है हमारा ये ब्यूटीफुल विबग्योर स्पेक्ट्रम। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। व्हाइट लाइट बस इन्हीं 7 कलर्स का एक मिक्स है। और नेचर एग्जैक्ट इसी डिस्पर्जन ट्रिक का यूज करके आसमान में रेनबो पेंट करती है। बारिश के बाद एटमॉस्फेयर में लाखों टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बची रह जाती हैं। ये छोटी छोटी बूंदें आसमान में माइक्रोस्कोपिक नेचुरल प्रिज्म्स की तरह एक्ट करती हैं। सन से आने वाली लाइट पहले इन बूंदों में एंटर करती है, जहां होता है रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। फिर वो बूंद के अंदर की बैक सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, जिसे हम इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, और फाइनली बाहर निकलते वक्त एक आखिरी बार रिफ्रैक्ट होती है। इन्हीं स्टेप्स की वजह से वो गॉर्जियस 7 कलर्स का बैंड हमारी आंखों तक पहुंचता है। और एक छोटी सी डिटेल, रेनबो हमेशा ऑलवेज सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फॉर्म होता है। Section 5. Atmospheric refraction and stars. Time to look up. अब हम माइक्रो लेवल से सीधा कॉस्मिक स्केल पर जाएंगे। सोचिए कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कोई एक सिंपल स्टैटिक ग्लास शीट नहीं है। ये हवा का एक टर्ब्यूलेंट ओशन है जो लगातार हिलता और बदलता रहता है। कहीं एयर लेयर गर्म है तो कहीं ठंडी। गर्म हवा थोड़ी रेयर होती है और ठंडी हवा डेंस। इस वेरिंग डेंसिटी की वजह से पूरे एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार शिफ्ट होता रहता है। तो जब स्टार से स्टार लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं आती। वो इन कॉन्स्टेंटली मूविंग लेयर से होते हुए बार बार रिफ्रैक्ट होती है, बेंड होती है। इसे ही हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। और यहाँ आता है एग्जाम्स का एक एब्सोल्यूट फेवरेट क्वेश्चन, और फ्रैंकली नेचर का एक बहुत बड़ा राज भी। Why do planets not twinkle but stars do? आखिर प्लैनेट्स क्यों नहीं टिमटिमाते? I'm gonna take a tiny pause here. सोचिए इस बारे में। इसका आंसर उनके डिस्टेंस और उनके साइज में छुपा है। देखिए, स्टार्स हमसे इतने ज्यादा दूर हैं कि वो हमारे लिए वर्चुअली जस्ट एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हैं, एक छोटे बिंदु की तरह। तो जब इन छोटे पॉइंट सोर्सेज से आती स्टारलाइट उस टर्ब्यूलेंट एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो वो लगातार रिफ्रैक्ट होती है, डिफ्लेक्ट होती है। हमारी आंख में एंटर करने वाली लाइट की अमाउंट कॉन्स्टेंटली वेवर करती है। कभी तारा एकदम ब्राइट लगता है तो कभी फेंट, और यही लगातार वेवरिंग हमें ट्विंकलिंग लगती है। ऑन द फ्लिप साइड, प्लैनेट्स अर्थ के काफी पास हैं, इसलिए उन्हें एक बड़ा एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट माना जाता है, लाइक अ कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट सोर्सेज। अगर प्लैनेट के एक हिस्से से आने वाली लाइट डिम होती भी है तो दूसरे हिस्से की ब्राइट हो जाती है। इन शॉर्ट, वो सारी फ्लक्चुएशंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, और इसलिए प्लैनेट्स स्टेडिली शाइन करते हैं, ट्विंकल नहीं करते। तो आज रात जब आप आसमान की तरफ देखें तो एक और चीज नोटिस कीजिएगा। जो स्टार्स हॉराइजन के पास होते हैं वो आपके ठीक ऊपर वाले स्टार्स से कहीं ज्यादा टिमटिमाते नजर आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हॉराइजन के पास से आने वाली स्टारलाइट को अर्थ के एटमॉस्फेयर की एक बहुत थिपर और ज्यादा टर्ब्यूलेंट लेयर को क्रॉस करके आना पड़ता है, लीडिंग टू वे मोर रिफ्रैक्शन एंड वेवरिंग। क्या ये फैक्ट जानकर आप आज रात तारों को एक बिल्कुल नए नजरिए से नहीं देखेंगे? एब्सोल्युटली देखना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा डिटेल्ड, सुपर इजी और फन लेसन ऑन द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अगर आपको ये सिनेमैटिक लर्निंग पसंद आई तो बिल्कुल देर मत कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल माइंड ऑर्बिट लर्निंग को। कीप ऑब्जर्विंग, कीप क्वेश्चनिंग, और मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक और एक्साइटिंग लेसन में। बाय बच्चों।